वेलकम बैक टू वी एक्सप्लेन मूवी। आज हम देखेंगे एक बहुत ही रोमांचक और डरावनी ज़ॉम्बी मूवी जिसका नाम है रेसिडेंट एविल एपोकलिप्स। ये इस मूवी का पार्ट 2 है। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पहले जाके उसे देख लीजिए, नहीं तो शायद आपको पार्ट 2 समझने में दिक्कत हो। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में एक क्लिप दिखाया जाता है जिसमें एलिस कहती है, मेरा नाम एलिस है, मैं अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करती थी, दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर व्यापारिक संगठन। मैं एक बहुत बढ़िया गुप्त प्रयोगशाला की सुरक्षा प्रमुख थी जिसका नाम था हाइव। जमीन के नीचे बनी एक लंबी चौड़ी जगह जहां बनते थे जैविक हथियार, लेकिन एक हादसे में वायरस फैल गया और वहां सब मारे गए। पर हैरानी की बात, वो मुर्दे जिंदा हो गए। टी वायरस ने उनको फिर जिंदा कर दिया, लेकिन हम बच गए, मैं और मेरा साइंटिस्ट दोस्त जिसका नाम था मैट। जब हम निकले तब कंपनी के वैज्ञानिकों ने हमें पकड़ लिया और हमें अलग कर दिया। हमें लगा कि हम तबाही से बच गए, लेकिन हम गलत थे। इसके बाद प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जिसमें एक न्यूज रिपोर्टर रैकून शहर की मौसम की जानकारी दे रही थी। हालात बहुत ही नॉर्मल थे, लेकिन दोस्तों तभी हमें हाइव को दिखाया जाता है जहां कुछ साइंटिस्ट हाइव में फिर से एंट्री करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खतरनाक ज़ॉम्बीज उन्हें झट से खत्म कर देते हैं। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं बहुत सारी मिलिट्री फोर्सेस रवेन ब्रिज से रैकून शहर जा रहे हैं। और दोस्तों यही रैकून शहर में जाने का एक मेन गेट है। हम देखते हैं ये मिलिट्री फोर्सेस अलग अलग जगह से कई साइंटिस्ट को घर से उठा लेते हैं। उसमें से एक साइंटिस्ट जिसका नाम डॉक्टर एशफोर्ड है, वो चल नहीं सकता और अपनी व्हील चेयर पे बैठे हुए ही दरवाजा खोलता है। डॉक्टर एशफोर्ड उनके साथ जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उनकी बेटी स्कूल में है। मिलिट्री वाले कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए सर, और ये कहकर वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ मिलिट्री वाले डॉक्टर एशफोर्ड की बेटी को स्कूल लेने जाते हैं। बेटी को पिकअप करके अपने बेस पर वापस आते समय उनके कार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और सभी मारे जाते हैं सिवाय उस बच्ची के। अब सीन 13 घंटे बाद शिफ्ट होता है जहां हम एक पुलिस स्टेशन देखते हैं। यहाँ बहुत ही अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है जिसमें पुलिस वाले कुछ ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता। तभी एक लड़की की एंट्री होती है जो धाए धाए गोलियों से एक एक करके ज़ॉम्बीज को मार देती है। हमें पता चलता है इस लड़की का नाम वैलेंटाइन है। हम देखते हैं एक आदमी जो ऑरेंज कलर का जैकेट पहना हुआ है, उसके साथ एक ज़ॉम्बी हथकड़ी से बंधी हुई है। आदमी वैलेंटाइन से ज़ॉम्बी को मारने के लिए कहता है। वैलेंटाइन कहती है, मैंने बोला था ना, इसके सिर पे गोली मारो। ये कहकर वो उस ज़ॉम्बी को मारकर उस आदमी को हथकड़ी से आजाद कर देती है। उसके बाद वो कहती है, मैं शहर छोड़ रही हूँ, तुम भी ऐसा ही करो। तभी सीन एलिस पर शिफ्ट होता है जहां वो एक हॉस्पिटल से खुद को आजाद करके निकली है। और दोस्तों ये वही सीन है जहां पिछली मूवी का एंड हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैकून शहर के सभी लोग शहर छोड़कर निकल रहे हैं, लेकिन निकलने से पहले मिलिट्री फोर्स सबकी अच्छे से जांच करती है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं। उस देर में वैलेंटाइन भी गेट पर पहुंच जाती है और अपने एक मिलिट्री के दोस्त से मिलती है। अचानक भीड़ में से एक आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है। वो एक बच्ची पर हमला कर देता है। फिर वैलेंटाइन का दोस्त उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। इस बीच वो ज़ॉम्बी उसके पैर को काट लेता है, लेकिन तुरंत ही वैलेंटाइन उस ज़ॉम्बी को गोली से मार देती है। ये सब इंसिडेंट गेट के ऊपर खड़ा अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक ऑफिस मेजर टॉम देखता है। वो कॉल पर किसी को इन्फॉर्म करता है कि वो वायरस यहाँ तक पहुँच चुका है। फिर उसे गेट को पूरी तरह से बंद करने का ऑर्डर मिलता है। अब दोस्तों रैकून शहर के सभी लोग अपने ही शहर में फंस चुके हैं। आम लोगों के साथ उनकी खुद की मिलिट्री फोर्सेस, वैलेंटाइन और एक न्यूज रिपोर्टर भी अंदर फंस गए हैं। हम देखते हैं अंदर फंसे फोर्सेस के लोग ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं। तभी दूसरी तरफ डॉक्टर एशफोर्ड मेजर टॉम से अपनी बेटी के लिए पूछता है क्योंकि उसकी बेटी भी रैकून शहर के अंदर फंसी है, लेकिन मेजर टॉम डॉक्टर को इग्नोर कर देता है। फिर डॉक्टर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सिस्टम को हैक करके अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे सीसीटीवी कैमरे में एलिस दिखाई देती है। इधर हम देखते हैं कि एलिस थोड़ी डरी हुई है और अपने शरीर में कुछ बदलाव होते हुए देखती है। उसे याद आता है कि उसके साथ भी टी वायरस का एक्सपेरिमेंट हुआ है। इधर शहर में सभी अपनी जान बचाने के लिए सेफ जगह ढूंढते हैं। तभी वैलेंटाइन, उसका दोस्त और वो न्यूज रिपोर्टर एक चर्च में जाके छुप जाते हैं, लेकिन यहाँ उनके ऊपर कुछ खतरनाक ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। वैलेंटाइन और उसके साथी ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ज़ॉम्बीज बहुत ही ताकतवर और तेज हो चुके हैं। वो लड़ाई में हारने ही वाले थे कि तभी बाइक से एलिस की एंट्री होती है और वो बहुत ही जल्दी सभी ज़ॉम्बीज को मार देती है। फिर सभी चर्च से निकलकर सेफ जगह जाने लगते हैं।
दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेजर टॉम एक सोल्जर को नेमेसिस प्रोग्राम को एक्टिवेट करने को कहता है। प्रोग्राम एक्टिवेट होते ही दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में एक बहुत ताकतवर ज़ॉम्बी जिंदा हो गया है। उसके तुरंत बाद एक हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल के अंदर कुछ बॉक्स फेंकता है। हेलीकॉप्टर को देख अंदर फंसी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की मिलिट्री को लगता है कि वो हेलीकॉप्टर उनके लिए यहाँ आया है। वो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर कुछ बॉक्सेस गिरा के वापस चला जाता है और मिलिट्री वाले बस चिल्लाते रह जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जाने पर पता चलता है कि उस बॉक्स में हथियार थे और अब वो खाली है। आगे हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले एक बिल्डिंग में छुपे हुए हैं और ज़ॉम्बीज़ को मार रहे हैं। तभी नेमेसिस प्रोग्राम से एक्टिवेट हुआ ज़ॉम्बी हेलीकॉप्टर से गिराए गए हथियार के साथ वहां पहुंचता है। सभी पुलिस वाले उसका सामना करते हैं, लेकिन दोस्तों ये ज़ॉम्बी बहुत ही ताकतवर है और इस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। इधर बेस से मेजर टॉम उस खतरनाक ज़ॉम्बी को ऑर्डर देता है कि वो पुलिस वालों को मार दे और कुछ ही सेकंड में वो सभी पुलिस वालों को मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये खतरनाक ज़ॉम्बी पूरी तरह से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कंट्रोल में है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर एशफोर्ड फोन कॉल के जरिए एलिस की टीम के साथ कांटेक्ट करता है और उनको एक ऑफर देता है जिसमें वो उनसे वादा करता है कि यदि वो उसकी बेटी को ढूंढ ले तो डॉक्टर उन्हें शहर से बाहर निकलने में मदद करेगा। एलिस की टीम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि कल सुबह अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन रैकून शहर पर 5 किलो टन का एक परमाणु बम गिराने वाली है और उनके पास बच निकलने के लिए सिर्फ एक रात का ही समय है। वो सभी डॉक्टर की बच्ची को ढूंढने निकलते हैं। तभी नेमेसिस ज़ॉम्बी एलिस की टीम पर हमला कर देता है। फिर दोस्तों नेमेसिस ज़ॉम्बी और एलिस के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को तगड़ी टक्कर देते हैं। हम देखते हैं नेमेसिस ज़ॉम्बी ताकतवर है, वही एलिस बहुत फुर्तीली और तेज दिमाग वाली है। फिर एलिस बहुत चालाकी से खुद को बचा लेती है। इधर दूसरी तरफ वैलेंटाइन और न्यूज रिपोर्टर एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तभी वैलेंटाइन का दोस्त जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है वो उन पर हमला कर देता है। फिर वैलेंटाइन बड़ी ही उदास मन से उस दोस्त को गोली मार देती है। वैलेंटाइन और न्यूज रिपोर्टर कार चलाते हुए डॉक्टर की बच्ची को ढूंढने जाते हैं। उन्हें रास्ते में वही ऑरेंज जैकेट वाला आदमी एलजे मिलता है। वो उसे भी अपने साथ ले चलते हैं। फिर वो बच्ची के स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन कम समय होने की वजह से सभी अलग अलग जाकर बच्ची को ढूंढते हैं। तभी एलजे एक मिलिट्री वाले से मिलता है। हमें पता चलता है कि डॉक्टर एशफोर्ड ने एलिस की टीम के अलावा कुछ मिलिट्रीज के लोगों को भी सेम ऑफर दिया था। इधर बच्ची को ढूंढते हुए हमें रिपोर्टर को खोना पड़ता है। दूसरी तरफ वैलेंटाइन बच्ची को ढूंढ लेती है, लेकिन कुछ डॉगी ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। फिर सभी मिलिट्री वाले और वैलेंटाइन मिलके उस डॉगी ज़ॉम्बी को मार देते हैं, लेकिन फिर से कुछ और डॉगी ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं और वैलेंटाइन और बच्ची स्कूल के किचन में जाके छुप जाते हैं। वैलेंटाइन बहुत ही चालाकी से किचन के सभी गैस को चालू कर देती है और दरवाजे से निकलते समय माचिस जलाकर अंदर फेंक देती है, लेकिन माचिस बुझ जाती है और आग नहीं लगती। तभी एलिस सिगरेट पीते हुए वहां पहुंचती है और सिगरेट किचन के अंदर फेंक देती है, जिससे गैस में आग लगकर सभी डॉगी ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। दोस्तों अब हमें पता चलता है कि डॉक्टर की बच्ची भी टी वायरस से इन्फेक्टेड है। उसके स्कूल बैग में एलिस को टी वायरस का एंटीडोट मिलता है। फिर एलिस बच्ची से पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। डॉक्टर की बेटी कहती है पापा से, वो बीमार है और एक दिन मैं भी हो जाती। पापा ऐसा नहीं चाहते थे। जब मैं छोटी थी तो बैसाखियों पर चलती थी। सबने कहा था मैं ठीक नहीं होऊंगी और बीमार हो जाऊंगी, पर पापा ने मेरे ठीक होने के लिए दवाई बनाई। फिर वो फॉर्मूला कंपनी वालों ने उनसे छीन लिया। वो बुरे नहीं हैं, लोगों की ऐसी हालत हो वो ऐसा नहीं चाहते थे। फिर बच्ची रोने लगती है तो एलिस उसे गले लगा लेती है और कहती है कोई बात नहीं। आगे डॉक्टर एशफोर्ड एलिस से कांटेक्ट करता है और अपनी बेटी से बात करवाने के लिए कहता है, लेकिन एलिस पहले डॉक्टर से यहाँ से निकलने का तरीका पूछती है। डॉक्टर कहता है एक हेलीकॉप्टर इस वक्त पास ही में आने वाली है, वो वहाँ से 47 मिनटों में उड़ेगा। वो रैकून शहर की तबाही से पहले निकलने वाली आखिरी सवारी होगी। आगे बातचीत से पता चलता है कि वो हेलीकॉप्टर वहाँ एलिस की टीम को निकालने के लिए नहीं बल्कि किसी और मिशन की वजह से जा रही है। उनकी बातचीत खत्म होते ही मेजर टॉम को पता चलता है कि डॉक्टर एलिस की टीम की मदद कर रहे हैं और वो डॉक्टर का सारा एक्सेस ब्लॉक कर देते हैं। फिर एलिस की टीम हेलीकॉप्टर की ओर निकल पड़ती है। कार में एलिस कार्लोस को एंटीडोट देती है ताकि उसे कुछ न हो। दोस्तों आपको बता दूं कि स्कूल में फाइट के दौरान मिलिट्री की टीम में से सिर्फ कार्लोस ही जिंदा बचा था। टाउन हॉल जहां हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार है, वहां एलिस की टीम पहुंचकर बड़ी ही फुर्ती और चालाकी से हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे ही एलिस पायलट को हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कहती है, तभी हम देखते हैं मेजर टॉम बच्ची और एलिस की टीम को पकड़ लेता है। फिर वो कहता है मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आगे हम देखते हैं कि एलिस की टीम के साथ साथ मेजर टॉम ने डॉक्टर को भी पकड़ रखा है। अब मेजर टॉम एलिस को नेमेसिस ज़ॉम्बी से फाइट करने को कहता है, क्योंकि टॉम ये देखना चाहता है कि एलिस और नेमेसिस में से कौन बेहतर है, लेकिन एलिस लड़ने से मना कर देती है।
फिर टॉम कहता है कि यदि वो फाइट नहीं करेगी तो वो एलिस की टीम में सबको मार देगा। फिर भी एलिस मना कर देती है और तभी मेजर डॉक्टर को गोली मार देता है। डॉक्टर की बेटी जोर जोर से रोने लगती है। ये सब देखकर एलिस फाइट करने का डिसीजन लेती है। अब एलिस और नेमेसिस के बीच में जबरदस्त फाइट सीन शुरू हो जाती है। एक तरफ नेमेसिस बहुत ज्यादा ताकतवर है तो दूसरी तरफ एलिस बहुत ज्यादा तेज और फुर्तीली। किसी तरह से एलिस नेमेसिस को एक के बाद एक जोरदार किक्स से दीवार में लगे एक लोहे में घुसा देती है। लेकिन दोस्तों तभी एलिस को याद आता है कि ये नेमेसिस कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त मैट है, जिसे मूवी के पार्ट 1 के आखिर में साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ लिया था। फिर एलिस दुखी हो जाती है और रोने लगती है। टॉम एलिस को कहता है कि नेमेसिस को मार दो, लेकिन एलिस अब मना कर देती है। फिर टॉम निराश होकर अपनी फोर्स और नेमेसिस को कहता है कि एलिस की टीम को मार दो। ऑर्डर के मुताबिक नेमेसिस यानी मैट अपना मशीन गन उठाता है, लेकिन दोस्तों ये क्या, मैट टॉम के फोर्सेस पर ही गोली चलाने लगता है क्योंकि उसे भी अब पुरानी बातें याद आ चुकी हैं। आगे एलिस की टीम और टॉम के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि मैट भी अब एलिस की टीम के साथ है, तो अब उनका पलड़ा भारी हो गया है। टॉम जल्दी से हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और साथ ही परमाणु बम गिराने का ऑर्डर भी देता है। तभी चारों ओर से ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन एलिस की टीम हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लेती है और हेलीकॉप्टर उड़ाने से पहले एलिस मेजर टॉम को हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा देती है। मेजर टॉम को ढेर सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। टॉम ज़ॉम्बीज को गोली से एक एक करके मारने लगता है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज होने की वजह से टॉम हार मान लेता है और खुद को ही गोली मारने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। टॉम के पिस्तौल की गोली खत्म हो जाती है और अब ढेर सारे ज़ॉम्बीज और डॉक्टर एशफोर्ड जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो सब मेजर टॉम को खाने लगते हैं। एलिस ये सब ऊपर से देखती है और फिर एलिस की टीम हेलीकॉप्टर में उड़ जाती है। लेकिन दोस्तों तभी रैकून शहर पर परमाणु बम गिरा दिया जाता है। पूरा शहर जलने लगता है और साथ ही इसका झटका हेलीकॉप्टर को भी लगता है और हेलीकॉप्टर एक झरने के पास क्रैश हो जाता है। 2 घंटे बाद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की फोर्सेस क्रैश की जगह पहुंचती है। उनको वहां सिर्फ एलिस की ही लाश मिलती है और बाकी सब वहां से गायब होते हैं। फोर्सेस एलिस को अपने साथ ले जाते हैं। बाद में न्यूज रिपोर्टर के द्वारा रिकॉर्ड किए गए टेप को पब्लिक कर दिया जाता है, जिससे पूरी दुनिया में न्यूज चलने लगती है कि ये सब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने ही किया है। लेकिन दोस्तों क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन बहुत ही ताकतवर है तो वो न्यूज को ही बदल देते हैं। वो न्यूज फैला देते हैं कि कोई परमाणु बम नहीं गिराया गया, बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ गड़बड़ी की वजह से धमाका हो गया और साथ ही इसकी सारी जिम्मेदारी वैलेंटाइन और कार्लोस पर डाल दिया जाता है। अब सीन 3 हफ्ते बाद शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के मेडिकल सेंटर में एलिस एक पानी से भरे कांच के टैंक में कैद है। एक डॉक्टर एलिस को बाहर निकालने को बोलता है। बाहर निकलने पर एलिस घबराए हुए डॉक्टर से पूछती है, मैं कहाँ हूँ? ऐसा लगता है कि एलिस सब भूल चुकी है। डॉक्टर एलिस से पूछता है कि क्या तुम्हें अपना नाम याद है? तभी एलिस अपने दिमाग पर बहुत जोर डालती है। उसे सब याद आ जाता है और कुछ देर बाद कहती है, मेरा नाम एलिस है और मुझे सब कुछ याद आ गया है। ये सुनकर डॉक्टर और उसकी टीम हैरान हो जाती है क्योंकि एलिस के शरीर ने उम्मीद से ज्यादा जल्दी रिकवर कर लिया था। अब एलिस उन सब पर हमला करके दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। एक सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी सर्विलांस रूम से बाकी लोगों को इन्फॉर्म करता है कि एलिस भागने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये क्या दोस्तों, हम देखते हैं एलिस की ताकत बहुत बढ़ गई है और वो सिर्फ कैमरे में ही देखकर सीसीटीवी सर्विलांस रूम में बैठे गार्ड के आंख और कान से खून निकालकर मार देती है। जैसे ही एलिस दरवाजे के बाहर निकलती है उसे ढेर सारे मिलिट्री वाले घेर लेते हैं। तभी एलिस की टीम वहाँ भेस बदल कर आती है और एलिस को अपने साथ ले जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ही मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी का पार्ट 3 जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आपको एलिस का एक खतरनाक राज मिलेगा और आप ये देखेंगे कि रैकून शहर के अलावा टी वायरस का असर पूरी दुनिया पर किस तरह से हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।